नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। कट्टर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर आज राजस्थान के कोटा में एक रैली निकाली। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, जिसके बाद पीएफआई के इसी मंच से आरएसएस को निशाना बनाया गया, बीजेपी पर हमला बोला गया। आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से की गई। पीएम मोदी को भी भला बुरा कहा गया। पीएफआई पर देश विरोधी एजेंडे में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। कई राज्य इस संगठन को बैन करने की मांग करते आए, लेकिन यहां पीएफआई को रैली करने की इजाजत कांग्रेस सरकार ने दी, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। आज की बहस करने से पहले आपको पीएफआई को समझना बेहद जरूरी है कि पीएफआई क्या है और विवादित संगठन क्यों है और इस संगठन पर आरोप क्या क्या है। ये एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पीएफआई एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन, सिमी से लिंक होने का आरोप है। कई आतंकी संगठनों में शामिल होने का पीएफआई पर आरोप है। एनटीसीए और हाथरस केस में शामिल होने का आरोप पीएफआई पर है। पीएफआई पर विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। केरल मॉड्यूल पर आईसिस के लिए काम करने का आरोप पीएफआई पर है। धर्मांतरण की घटनाओं में हाथ होने का आरोप पीएफआई पर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ साल 2006 में। पीएफआई, जो कि एक उग्र इस्लामिक संगठन है, इन लोगों को हक दिलाने और समाज सेवा करने का दावा करता है, लेकिन जितने आरोप लगते हैं उनमें से कोई भी आरोप समाज सेवा या हक दिलाने का नहीं होता। पीएफआई का एजेंडा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है। आज जब कांग्रेस ने पीएफआई को इजाजत दी तो पीएफआई ने आरएसएस पर जमकर हमला किया। आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से कर दी गई। पीएफआई महासचिव अनीस अहमद ने आरएसएस के खिलाफ कैसा जहरीला बयान दिया, पहले सुनिए। पूरे इंडिया से 20 करोड़ मुसलमानों में से कितने लोग आईएसआईएस को गए? कितने लोग आईएसआईएस को गए? 80 लोग। 80 लोग। वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुस्लिम तंजीम है, पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीम, इस मुल्क के अंदर रहने वाले बड़े बड़े उलमा, इस मुल्क के अंदर रहने वाले बड़े बड़े सूफी हजरात, इन सब लोगों ने दिन रात काम किया। इस मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को बताया कि आईएसआईएस इस्लाम के खिलाफ है, आईएसआईएस इस्लाम नहीं है। पूरे के पूरे इंडिया में आईएसआईएस फेल हो गया। पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीम, हमने आईएसआईएस के खिलाफ 1 महीने का कैंपेन चलाया था। हमने कहा था आईएसआईएस इस्लाम नहीं है, आईएसआईएस और आरएसएस एक ही लोग हैं, एक ही सिक्के के 2 कड़ी है। तो अनीस अहमद का बयान आपने सुन लिया। पीएफआई के इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए कई बार भला बुरा कहा गया। अनीस अहमद ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी को पाकिस्तान का पीएम बनाना चाहिए। पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट, ये हमारा मुल्क संभला नहीं जा रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट कह रहा है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, चाइना को बर्बाद कर देंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर बर्बाद करना है, एक आसान तरीका है। तो आसान तरीका यह है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। क्योंकि पिछले 7 सालों में जो उन्होंने इंडिया के साथ किया, सिर्फ 1 महीना हुआ अगर पाकिस्तान के साथ करेंगे वो कंट्री बर्बाद हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन पीएफआई की रैली को इजाजत देने पर कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठेंगे, क्या पीएफआई का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। राजस्थान सरकार ने पीएफआई को कार्यक्रम करने की मंजूरी दी। इसी सवाल को लेकर के, इसी मंजूरी को लेकर के सवाल उठाए। दरअसल संगठन के स्थापना दिवस पर एक रैली निकाली गई। राजस्थान सरकार की अनुमति पर यह रैली निकाली गई। बीजेपी की तरफ से अटैक किया गया कि ब्लैक लिस्ट संगठन को सरकार ने अनुमति आखिरकार क्यों दी, क्योंकि बीजेपी का कहना है, और ये बात इससे पहले भी सामने आई, कि पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां संदिग्ध हैं। सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस टुकड़े गैंग के सरगना का तुष्टिकरण कर रही है और उसको लगातार सपोर्ट दे रही है। यह आरोप बीजेपी का है। मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही क्या कांग्रेस ने इस विवादित संगठन को इजाजत दी? इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और जमकर हमला बोला। एनआईए ने पीएफआई को एक आतंकी संगठन के तौर पर डेजिग्नेट किया है। उनकी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज पूरे देश को पता है। जिस प्रकार से पीएफआई का रोल रहा है एनटीसीए दंगों में, कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंध की मांग भी की है, उत्तर प्रदेश ने भी। जिस प्रकार से पीएफआई को
फंडिंग मिली सीए दंगों के लिए, उस पर भी ईडी की जांच हुई। और आज कांग्रेस पार्टी ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाली और ऐसी एक्सट्रीमिस्ट संगठन को फिर से एक बार समर्थन दे रही है, और कांग्रेस पार्टी का हाथ पीएफआई के साथ, इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं। तो इस पूरे मसले के बाद कई सवाल और राष्ट्रवाद में सवाल आज है कि मोदी विरोधी पीएफआई को कांग्रेस वेलकम क्यों दे रही? सवाल है कि क्या पीएफआई का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है? सवाल है कि क्या पीएफआई के लिए आरएसएस और आईएसएस दोनों एक चीजें हैं? सवाल है कि राष्ट्रवादी कौन है और कट्टरवादी कौन है? इन्हीं सवालों को लेकर के राष्ट्रवाद में जो आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराते हैं। रोहित चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएसएस समर्थक हैं। कुछ ही देर में शाहिद अली हमारे साथ होंगे, अध्यक्ष हैं वो यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के। रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस से। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं, कोटा से इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले भंवर, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मुझे बताइए कि कोटा में आज क्या हुआ, कैसे इजाजत दी गई, कैसे रैली निकाली गई और क्या क्या अहम बयान वहां रहे? देखिए, कोटा में आज जो स्वीकृति मिली थी रैली करने की, उससे ये कोटा तो पूरा करता हुआ नजर आ रही है गहलोत सरकार की। आगामी समय में जो तुष्टीकरण के जो वोट हैं, जो परंपरागत वोट कहे जाते हैं, उनको एकजुट एक मंच पर खड़े करके और उन तक ये संदेश पहुंचाना कि हम आपके साथ खड़े हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो सरकार ने तय कर दिया है इस परमिशन को देकर। और जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों के घेरे के बावजूद भी परमिशन मिलती है, उनको सुरक्षा दी जाती है और फिर वो नारे लगाते हैं। नारे भी ऐसे लगाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं उनको संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं। वो मंच से कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति से हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एक बात ऐसी नहीं होती जो राजनीति से प्रेरित नहीं हो। एक बात ऐसी नहीं होती जिसमें केंद्र सरकार पर सवाल खड़े नहीं हो। एक बात ऐसी नहीं होती जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद हैं, जो मत लेने के बाद, लोगों के मतदान के बाद चुन करके वहां पहुंचे हैं, उनके लिए इस तरह की बातें करना जो शायद नहीं लगता कि किसी हिंदुस्तानी के जबान से इस तरह की बात अपने प्रधानमंत्री के लिए आनी चाहिए एक सार्वजनिक मंच पर। हो सकता है वैचारिक मतभेद हो सकता है पार्टी के मतभेद हो, लेकिन कम से कम शब्दों की एक मर्यादा होती है, एक पद की गरिमा होती है, एक नैतिकता होती है, जिसे ताक में रखकर आज कोटा में एक ऐसा मंच सजाया गया जहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि शहीदों को तक हिंदू और मुस्लिम करार दे दिया गया। यह तक कहा गया कि 60% जो 1857 से और आजादी तक जो लोग शहीद हुए, उनमें 60% मुसलमान थे। ये बात ये भी कही जा सकती थी कि मुसलमान नहीं, वो हिंदुस्तानी थे, क्योंकि शहीदों की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, वो देश के लिए शहीद होता है और वो एक हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है तो उसको हिंदुस्तानी कहा जाना चाहिए। लेकिन उसे भी धर्म में बांटने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल उठे, उत्तर प्रदेश के चुनावों का मुद्दा जहन में रखते हुए तमाम वक्तव्य दिए गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोटा में आज एक ऐसा मंच बनाया गया जिस मंच से न सिर्फ जहां पर राज्य है वहां की स्टेट में मतों को साधने की कोशिश रही, बल्कि आगामी समय में किस तरह से ध्रुवीकरण करके इन तमाम वोट बैंक को वहीं रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से एक विशेष बहुमत के साथ केंद्र सरकार आई थी और यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस का परंपरागत वोट टूटा है, तो उसको रोकने और थामने की कोशिश भी नजर आई। बिल्कुल भंवर, बहुत शुक्रिया आपका तो जुड़ने के लिए। अब रत्नाकर जी, सवाल मेरा सर आपसे रहेगा, मुझे बताइए जरा, कांग्रेस का हाथ ये पीएफआई के साथ क्यों है? पहले तो आप बताइए, मैं नहीं पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था 28 अप्रैल 2021 को, क्या पीएफआई बैंक संगठन है? आप बताइए, 28 अप्रैल 2021 को तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चीफ जस्टिस रमना बोपन्ना साहब उनकी पीठ में कहा कि हम बैन करेंगे। 2 दिसंबर को इनके पार्लियामेंटेरियन मनोज कोटक ने एक प्रस्ताव भी पेश किया। पीएफआई बैंक संगठन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को कहा, जैसे कि आपने एक क्लिप दिखाई जी, तो उसके आधार पे एनआईए, अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हाँ, कर दे तो उसके आधार पे किसी को रोका नहीं जा सकता। जिन स्टेट्स ने रोका है उसमें केरला एक है, वो वहां नहीं करने देते हैं। आप सेंटर की ओर से बैन कर दीजिए, कोई नहीं करेगा। उसके बाद त्यागी जी, सीधी बात यह है कि अभी आपके, मैं सुन रहा था, जो रिपोर्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि वो कह सकते हैं कि 60% मुसलमानों ने आहुति दी। अभी कानपुर की अपनी रैली में
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं को किया, मुस्लिमों के लिए किया, मुस्लिम महिलाएं वोट, वो भी तो कर सकती है कि महिलाएं वोट देती हैं। जब चुनाव की आप चर्चा करते हैं, उन्होंने अपनी बात कही, जब अगर मुसलमानों को ये लगता है कि वो अलग अलग पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं, तो आप उनको देखिए। ठीक है सर। अब आपने कहा कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन नहीं, कुछ स्टेट में जरूर प्रतिबंधित है, सेंटर की तरफ से प्रतिबंधित नहीं है, ये बिल्कुल आपने जायज बात कही। त्यागी जी बस एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको बताया जी, सेंटर की झूठ बोलने की आदत है। हाँ, 28 अप्रैल 2021 को जब उन्होंने कहा कि हम बैन करने जा रहे हैं, उनके एडवोकेट जनरल ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता ने क्या किया, उन्होंने अपना 28 अप्रैल से 28 अप्रैल आ जाएगा, फरवरी चल रही है साहब, 10 महीना तो बीत गया ना सर। सरकार ने क्या किया या कोर्ट में क्या रहा, ये तो मेरा सवाल रत्नाकर जी नहीं था ना। तो सरकार इस बात को मैं बिल्कुल मानकर चल रहे हैं और सर्वज्ञात है कि पीएफआई देश में बैन नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में जरूर बैन है। लेकिन जो आरोप पीएफआई के ऊपर रहे, इस बात से आप सर नाइतफाकी तो नहीं रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब 22 जिलों में दंगे भड़काने की बात की गई थी, 48 लोग मारे गए थे, तो पीएफआई के ही 108 लोग गिरफ्तार किए गए थे। त्यागी जी, अमित शाह जब प्रदेश से बदल हुए थे, जिला बदल हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में बनारस में आके रह रहे थे। उस समय के हिसाब से क्या मान लिया जाए, बनारस गलत आदमी को पनाह दे रहा था। रत्नाकर जी मुझे बता दीजिए ना सर, मैं तो आपसे सवाल ये कर रहा हूं सर कि पीएफआई कुछ राज्यों में बैन है, ये मान रहे हैं आप? पीएफआई कुछ राज्यों में बैन है, ये मानते हैं आप सर? आप मुझे बताइए, सेंटर ने क्यों नहीं बैन किया? कुछ राज्यों में बैन है कि नहीं है? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना सर। आप तो जवाब देंगे ना पहले बैठ के। पहले आपकी सरकार ने परमिशन दी, मैं तो उसके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। पीएफआई कुछ राज्यों में बैन है कि नहीं है? पीएफआई कुछ राज्यों में बैन है कि नहीं है सर? यूपी के अंदर ही पिछले साल जब 22 जिलों में हिंसा हुई थी, तो उस दौरान पीएफआई के लोगों का नाम सामने आया था कि नहीं आया था? सीए और दिल्ली दंगों में ईडी की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई, उसमें पीएफआई की विदेशी फंडिंग लेने की बात थी कि नहीं थी? तो क्या करें, हम बाकी जगह पे भी चावल गेहूं कर दें? हाँ, हम नहीं लाइए ना, लाइए, स्वागत कीजिए, गोद में बैठाइए, मना कौन कर रहा है? लेकिन उससे पहले डिक्लेयर कर दीजिए कि जो कि कट्टरवादी संगठन ऐसे होते हैं, उनका कांग्रेस खुले हाथ से स्वागत करती है। उनका तो प्रधानमंत्री मोदी भी स्वागत करते हैं, नहीं तो बैन कर दिया होता उन्होंने। हाँ, आप उनसे पूछिए ना। बड़ा सहज है ना, यानी अशोक गहलोत के लिए आप नहीं बोलेंगे, अशोक गहलोत के लिए आप जवाब नहीं देंगे? एक सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता ना। आप मुझे नहीं जानिए। ठीक है सर, मैं कुछ इसी से जुड़े हुए कुछ और सवाल लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। रोहित चहल मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी से, पहले उनसे मैं जरा बात करूं। रोहित चहल बताइए जरा कि भाई ये बहुत सतही तर्क दिया गया, जो कि फैक्चुअली सही भी है, कि देश में तो बैन है नहीं पीएफआई, तो फिर कोई भी राज्य उनको कहीं भी आने की परमिशन दे, इसमें दिक्कत क्या है? सतही तर्क कहां, पहले ये बताइए। नहीं, मैंने कहा सर फैक्चुअल है, मैंने सतही भी कहा और फैक्चुअल भी कहा, दोनों चीजें कही हैं। मैं उम्मीद नहीं करता। नहीं, मैंने सतही और फैक्चुअल दोनों चीजें कही हैं सर। एक शब्द को पकड़ के अगर आप बैठेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। नहीं, सतही आपने बोला, आप बोलिए। मैंने सतही भी कहा और मैंने फैक्चुअल भी कहा। सतही कौन है? रोहित अपना जवाब पूरा कर ले। सतही क्यों है मैं बता दूंगा आपको अभी सर, इसी मंच पर, इसी डिबेट में सतही क्यों है ये भी बता दूंगा आपको अभी। रोहित अपना जवाब पूरा कर ले जी। आप बैन कीजिए, फिर बात कीजिए जी। रोहित चहल, बैन नहीं, उन्होंने परमिशन दी, केंद्र में बैन कीजिए, कहीं परमिशन नहीं मिलेगी। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो पीएफआई और आतंकवादी संगठनों के साथ है, देश जानता है। हमने समय समय पे देखा है किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम हो, जिस प्रकार से आतंकवादियों के लिए सोनिया जी के आंसू बहाना हो, जो पाटलास एनकाउंटर में जिसका एनकाउंटर किया जाता है, जिसमें एनकाउंटर के अंदर एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, उसको सोनिया जी इस तरीके से फर्जी बता देती है। हमने देश ने देखा है जिस तरीके समय समय पर कांग्रेस का प्यार और कांग्रेस का एक कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के खातिर ऐसा संगठन जो पीएफआई, जिसने नाम बदल लिया हो, पहले सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो रहा हो, 2001 के अंदर इस पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद उसने नाम चेंज करके 2006 के अंदर उसने अपने आप को दोबारा स्थापित करके कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों में दोबारा जिस तरीके से पाएगा, जिसने 2010 के अंदर जिस संगठन ने पीएफआई ने एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए केरला के अंदर, जिस तरीके केरला के अंदर उन्होंने उनके जो टेरर 2013 के अंदर कन्नूर जिले के अंदर उनका टेरर कैंप चल रहा था, उसके ऊपर वहां पर प्रतिबंध, केरला भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर प्रतिबंध वहां पर जिस तरीके से लगा हुआ है, झारखंड और अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है 23 जिलों में जिस
तरीके से उन्होंने गतिविधियों में पाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाने की बात की और एनआईए की वो टेरर लिस्ट में भी, और बहुत जल्दी अब उस पर प्रतिबंध कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके गतिविधियां हमने देखा 100 करोड़ रुपए उनके खाते में जिस तरीके से पाए गए उसका हिसाब नहीं, और उनके जो एसडीपीआई और जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जो जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ, उसके जो जिस तरीके से उसके लिंक पाए गए, उसका जिस तरीके से एनआईए की चार्जशीट में भी उसका नाम आता है, और कहीं ना कहीं हमने देखा चाहे वो सीए के दौरान जब देश भर के अंदर माहौल खराब करने का काम हो तो किया गया। और इतना ही नहीं, जो उनका कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है वो कैंपसेस के अंदर चाहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की हत्या, विकास की हत्या केरला के अंदर करना हो। माफ कीजिए, मैं रोक रहा हूं आपको, इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, मैं वापस चर्चा पर लौट रहा हूं। खबर यह कि दिल्ली की सीमापुरी में एक संदिग्ध बैग पाया गया है। उस संदिग्ध बैग की जांच करने के लिए एनएसजी भी वहां पर बुला ली गई, क्योंकि इस बैग में विस्फोटक होने की आशंका है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीमापुरी इलाके की यह घटना है, जहां पर संदिग्ध बैग मिला। संदिग्ध बैग को चिन्हित किया गया, संबंधित अथॉरिटीज को, थाने को इन्फॉर्म किया गया। इसके बाद इसको एनएसजी बुलाई गई वहां पर, क्योंकि बैग में विस्फोटक हो सकता है, ये संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां के आसपास में जो लोग रहने वाले हैं, इलाके को कॉर्डन ऑफ करके उनको वहां से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कोई भी दुर्घटना वहां पर ना हो। और इस बैग की जांच करने के लिए एनएसजी को बुलाया गया है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुज, क्या अपडेट इस बैग के बारे में फिलहाल? जी देखिए, फिलहाल बैग को चेक किया जा रहा है, लेकिन खबर यही मिली है कि जिस तरीके से गाजीपुर इलाके में जो बैग मिला था, जिसमें आरडीएक्स मिला था, उससे कुछ लिंक इस पूरे मामले का जुड़ रहा है। हालांकि अभी स्पेशल सेल की टीम मौके पे है, पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। फिलहाल जो है जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इस बैग में क्या कुछ सस्पिशियस है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि गाजीपुर इलाके में, जब गाजीपुर मंडी में जो बैग मिला था जिसमें आरडीएक्स मिला था, उसके बाद एनएसजी की टीम मौके पे पहुंची थी और उसे उस बम को कंट्रोल, उसमें ब्लास्ट कराया गया था। उस मामले से जुड़ा हुआ ये मामला लग रहा है, ऐसा दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है। हालांकि फिलहाल जो है इस बैग की जांच की जा रही है। घर है बेसिकली ओल्ड सीमापुरी इलाके में, जहां पर ये बैग है, और बताया ये जा रहा है कि कुछ किराएदार जो वहां रहते थे वो गायब है। ऐसे में इसके तार जो हैं वो गाजीपुर इलाके में जो बैग मिला था, जो आरडीएक्स मिला था, उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो है टीम मौके पे मौजूद है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुज आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस मामले में जैसे कोई अपडेट आएगी वापस आपके पास लौटेंगे हम लोग। फिलहाल राष्ट्रवाद में चर्चा को लगातार जारी रहते हैं। शाहिद अली, मेरा सवाल सर आपसे कि पीएफआई को लेकर के जब सवाल उठाए जाते हैं, जब आरोप लगाए जाते हैं, फिर सरकारें क्यों इजाजत दें ऐसे संगठनों को रैली करने के लिए, मार्च निकालने के लिए? मुझे आवाज नहीं आई आपके क्वेश्चन की। अभी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? शायद अली, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है फिलहाल? शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही सर। वापस आपकी आवाज बीच बीच में आ रही है और उसमें से जा रही है, फिर आपकी आवाज कनेक्शन रिकनेक्ट हम लोग करते हैं सर वापस, ताकि आप तक बेहतर तरीके से आवाज सही आ रही है आपकी आवाज। बोलिए। जी, मैं वापस आपके पास लौट जाऊंगा सर। उससे पहले विशाल मिश्रा, मुझे बताइए जरा कि ये सीधा आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से करना, पीएफआई के ऊपर जितने आरोप हैं उन आरोपों की लिस्ट अगर निकाल के देखी जाए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, जिसमें कि धर्मांतरण के आरोप उनके ऊपर हैं, इसमें कि ईश निंदा, लड़की अगर जीन्स पहनती है तो उनको ईश निंदा करके सजा देने के आरोप उनके ऊपर है, कई जगह हिंसक घटनाएं करवाने के आरोप उनके ऊपर है। फिर किस बात का स्वागत किया जा रहा है राजस्थान में उनका? देखिए रंजीत, बात यह है कि मतलब मानसिक तो देखिए, कहाँ एक तरफ पीएफआई आपको इस्लामिक संगठन, और वो तुलना कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो काम है व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। संघ तो चाहता है कि संपूर्ण समाज संगठित हो, संपूर्ण समाज आगे बढ़े। संघ तो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। बताइए, क्या कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये पीएफआई की तरह किसी भी एंटी नेशन गतिविधि में रहा, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए सदा कार्यरत है। कभी भी संघ किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है? ये इनकी मानसिक विकृति है अनंत जी,
ये बार बार हिंदुत्व पर कुठाराघात करते हैं। अरे इनको बार बार अंदाजा नहीं है कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। इनको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता, हिंदुत्व का ही नहीं आता और हिंदुत्व पर बयान देने शुरू कर देते हैं ये कांग्रेसी। आपको याद होगा सैफरन टेलर का नाम दिया गया था 2019 के चुनाव में, इन्हीं के एक नेता द्वारा हिंदू पाकिस्तान वर्ड का यूज किया गया था कि अगर 2019 में बीजेपी आ गई तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बताइए इस तरीके से। अरे इनको तो मालूम होना चाहिए कि हिंदू की परिभाषा क्या है। आज सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पुण्य प्रतिभु पुण्य भूश्चैव सावा हिंदू रीति स्मृता। जो भी अपनी भूमि को जो दलील सर आप दे रहे हैं वही बात तो पीएफआई भी करती है। पीएफआई वाले भी कहते हैं कि भाई हम समाज सेवी संगठन है, हिंदुत्व तो सबको साथ लेकर चलता है अनंत जी। जो बातें सर आप कह रहे हैं आरएसएस के बारे में, वही बातें पीएफआई के समर्थक पीएफआई के बारे में कहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि हम समाज सेवी संगठन है। आप मुझे बताइए कि पीएफआई जब सिमी बैन हुई थी तो सिमी के सारे मेंबर कहां गए? पीएफआई में ही तो गए। और सिमी किस लिए बैन हुई? वो जो सिमी का राष्ट्रीय सचिव या जो भी थे वो फिर जो है पीएफआई के मेंबर बने। 2012 में केरला की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 27 लोगों की हत्या में पीएफआई का हाथ है। आप मुझे बताइए, लव जिहाद के कैंपेन में भी इनका नाम आया था कि साफ लव का जो है कैंपेन चलाया था धर्मांतरण का। तो आप बताइए कि ठीक है, मैं जवाब इसका शाहिद अली से ले लूं। शाहिद अली साहब बताइए जरा कि अगर आप पीएफआई लगातार ये दावा करती है कि समाज सेवी संगठन है, कि वर्ग विशेष के लिए काम करता है, तो धर्मांतरण का आरोप पीएफआई के ऊपर, विदेशी फंडिंग कराने का आरोप पीएफआई के ऊपर, आईएसआई से संबंध होने का आरोप पीएफआई के ऊपर, सीरिया में जाकर के आईएसआई में शामिल होने का आरोप पीएफआई के ऊपर, हत्या करने के आरोप पीएफआई के ऊपर, हिंसा भड़काने के आरोप पीएफआई के ऊपर। पिछले ही साल केरल से आए 2 लोगों को 17 फरवरी को गिरफ्तार किया यूपी एटीएस ने विस्फोटक के साथ, वो भी पीएफआई के। अनंत जी, इतने सारे आरोप हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तक बैन क्यों नहीं किया? क्या मिले हुए हैं दोनों? ये भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई मिले हुए हैं क्या आपस में? इतने सारे आरोप आपने बताए हैं और इन आरोपों में वाकई बैन होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बैन किया गया? तो ये अपने कई राज्यों में बैन तो है, चीजें हो रही है। कई राज्यों में बैन है, यूपी ने भी बैन करने की मांग उठा दी है पीएफआई को। सर सुनिए आनंद जी, कांग्रेस ने राजस्थान में उनको रैली निकालने की परमिशन दी। इतने सारे आरोप होने के बाद फिर सेंट्रल ने उनको अभी तक बैन क्यों नहीं किया? बैन कर देना चाहिए था ना। देखिए आरएसएस बैन हुई थी ना, आरएसएस के एक मेंबर ने महात्मा गांधी जी का मर्डर किया, उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई, आरएसएस बैन हुई। इस देश के अंदर आरएसएस बैन रही और बहुत सालों तक रही, लेकिन अभी तक भी पीएफआई को फिर बैन क्यों नहीं किया गया? मुझे एक बात बताइए, पीएफआई की जो मात्र संस्था थी एनडीएफ, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो बना था 1990 के दशक के आसपास में, उसका क्या हुआ था? बैन था कि नहीं था? देखिए मैं पीएफआई का मेंबर नहीं हूं, मुझे पीएफआई के बारे में मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद ही केरल में जाकर एनडीएफ का निर्माण हुआ था। अनंत जी, साल 2001 के आसपास में 2 और घटक बनाए गए, मिलाए गए उसके साथ में, फिर जाकर सामने आया पीएफआई। अनंत जी, मैं अगर एक रिक्शे वाले से ही बात करूंगा, मैं ये कहूंगा भाई इतने सारे आरोप हैं, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, तो वो क्या कहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बैन नहीं होगी ना वो। मेरी बात इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के हटाए हैं वो। जो ये जो समाज के अंदर रिफ्ट पैदा करने के लिए, ये समाज के अंदर डिवीजन पैदा करने के लिए इस तरह से खड़ा किया गया। आईएसआईएस किस लिए बना? भाई आप बैन करिए उसको, कहिए इंटरनेशनल है, इस्लामी संगठन है, आतंकी संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा बताइए आप। लेकिन अगर हम बैन नहीं कर रहे हो, राष्ट्रीय सर्वोपरि को लेकर भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो है आप यहाँ पर बैठ कर पीएफआई को क्यों नहीं बैन कर दिया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी एंटी नेशन एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है? एक भी एग्जाम्पल क्या किसी की? ना बताइए आप। अरे छोड़िए, 2012 में पीएफआई के बनने की जड़ें कहाँ है? जब बहुत समय तक बैन रहा है, रिकॉर्ड है सर। पीएफआई की जड़ें हैं जब विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद जो बना था वो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां से निकल के आया था। फिर 2006 में दोनों का विलय हुआ था। ये एक रिकॉर्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और किस लिए बना था? आपने अभी तक भी पीएफआई को बैन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पीएफआई के खिलाफ जितने भी आपके एलिगेशन है, या तो सारे झूठे हैं या पीएफआई आपकी है। एक एक करके बात करते हैं सर। शाहिद अली, विशाल मिश्रा, दोनों के पास में लौट रहा हूं। छोटा सा सवाल मेरा जो शाहिद अली ने उठाया वही लेकर मैं जा रहा हूं अभी रोहित चहल के पास। रोहित बताइए सर कि बहुत सीधा सवाल है ये, कि अगर आज की तारीख में बीजेपी कहती है कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, तो ऐसे गैंग को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता?
देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया, जब सिमी जो है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसने देश भर के अंदर बम धमाके किए थे, उसी के लोग आज पीएफआई के अंदर, उसको भी 2001 के अंदर किसकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रतिबंधित किया। और आप निश्चित तौर पे देखिए जिस प्रकार से अगर गतिविधि पाई जा रही है, और सबसे ज्यादा घड़ियाली आंसू कौन बहाएगा अगर इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पे सोनिया जी बैठ के छाती नहीं पीटेंगे? राहुल जी, जिस प्रकार से आतंकवादियों पर अगर कार्रवाई होती है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? और निश्चित तौर पर पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से पीएफआई, चाहे वो सिमी के लोग हो चाहे पीएफआई के लोग हो, और इनकी जो मात्र संगठन था एनडीएफ जो था, उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा? तो ऑलरेडी प्रतिबंधित है। हमने देखा जिस प्रकार से चाहे सीरिया के अंदर इनके लोग गए हो, जिस प्रकार से बाकी देश भर के अंदर बम धमाकों के अंदर इनके हाथ पाए जा रहे हैं, केरला के अंदर इनके ऊपर प्रतिबंध, झारखंड के ऊपर प्रतिबंध है। और आप सबसे बड़ी बात है, चाहे लव जिहाद हो चाहे टेरर एक्टिविटीज हो, पूरे देश के अंदर एक माहौल खराब करने का काम आज जिस प्रकार से पीएफआई कर रहा है, देश देख रहा है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और चाहे वो ईडी ने जिस तरीके से उनके जो खाते हैं सीज करने का काम किया हो, जिस प्रकार से 100 करोड़ से ज्यादा जिसका वो हिसाब नहीं दे पाए, कहां से आया? विदेशों से, चाहे सऊदी अरब हो, जिस तरीके से आईएसआईएस के साथ भी उनके और मॉड्यूल है उनका, कहीं ना कहीं इस्लामिक मॉड्यूल जो आज केरला के अंदर काम करने का प्रयास कर रहा है। और वही जो आईएसआईएस जो पाकिस्तानी संगठन, उनके साथ भी इनके संबंध है। तो जिस लगातार ये नाम बदलते हैं, ये वो बहरूपी हैं जो काम एक है, देश के अंदर जिस तरीके से देश को बांटना, देश को तोड़ना, देश में इस तरीके से माहौल खराब करना, और हिंदू मुसलमान करके, और मुसलमान के अंदर जिहाद। आज छोटी महिलाओं को जीन्स, आज ये बुरखे की बात करें, ये वही संगठन है जो जिस प्रकार से महिला अगर कोई जीन्स पहनती है तो उसके ऊपर फतवा जारी कर देते हैं। तो एक प्रोफेसर अगर कुछ बोलता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं केरला के अंदर। एक छात्र अगर इनके खिलाफ कुछ बात करता है तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया उसकी हत्या कैंपस केरला के अंदर कर देता है विकास की। तो ये इस तरीके के संगठन है। और निश्चित तौर पर इनके ऊपर, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो ईडी हो, बिल्कुल कार्रवाई करने में लगा और जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं वापस कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद, मुझे बताइए जरा कि क्या सेंटर की हरी झंडी की जरूरत है क्या गहलोत सरकार को, कि सेंटर कुछ कहे तब जाकर आप लोग एक्शन लें? इन्होंने इस्लामिक आतंकवाद के बाद एक बार शब्द नहीं बोला। रत्नाकर जी, एक शब्द राहुल गांधी अगर सोनिया गांधी शाहिद जी के पास इतनी जानकारियां हैं पीएफआई के बारे में कि अगर पीएफआई क्या बाकी लोग जाने तो आत्महत्या कर ले। इतना बड़ा आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। और सर जानकारियां तो आपके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में भी है। अरे चहल साहब सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, काहे इतना उत्तेजित हो रहे हैं? सोनिया जी रोहित प्रतिबंधित केरल, ये बताइए ना देश को। लीजिए हुजूर, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। प्रतिबंधित है केरल और झारखंड में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। 10.5 महीना बीत गए, हम प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। आप ये बता दीजिए, आप इतना जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल सर क्यों बोल रहे हैं? बिना लाग लपेट के मैं सीधा सवाल करता हूं रत्नाकर जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सेंटर की हरी झंडी की जरूरत गहलोत सरकार को है क्या? फिर वही बात यूपी के अंदर, अच्छा बताइए मुझे, अच्छा ईमान, आप तो यूपी के रहने वाले हैं सर त्रिपाठी जी, आप तो यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी एसटीएफ ने क्या कहा या क्या कार्रवाई की, इससे आप ऐसा तो नहीं कि आप अनभिज्ञ रहे होंगे? ऐसा मत किया कीजिए कि खाली एंटी बीजेपी वालों को टोका। हाँ। एक टीवी चैनल ने एक लेफ्टिनेंट जनरल को प्रतिबंधित किया, सारे टीवी चैनल। नहीं, आपकी बात कट के आई सर, दोबारा जरा बोलिए एक बार, क्या बोला आपने? जी सुनिए ना, केंद्र रत्नाकर जी सीधा सा जवाब दे दीजिए। यार चहल साहब क्यों ऐसा करते हैं मालिक? सुन तो लो, तुषार मेहता केंद्र के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के थोड़ी थे। 10.5 महीने बाद आप चहल साहब अच्छा चलिए, मैं सिर्फ राज्य की बात कर लेता हूं सर। रत्नाकर जी, मैं सिर्फ 15 सेकंड, मेरा 10 सेकंड का सवाल होगा, उसके बाद आपके पास पूरा मौका रहेगा सर जवाब देने के लिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। मुझे बताइए कि गहलोत सरकार राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जाकर के जो घूंघट का प्रचलन है उसको बंद करने की, उसको खत्म करवाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? कौन? गहलोत सरकार राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जाकर के जो घूंघट का चलन है उसको खत्म करवाने की कोशिश कर रही कि नहीं कर रही है? जागरूकता अभियान चला रही कि नहीं चला रही है? बात कीजिए ना, उस पर बहस कर लीजिए। बताइए ना मुझे, ऐसा है कि नहीं है? फोर्स नहीं ना कर रही है। नहीं, फोर्स नहीं कर रही है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा फोर्स कर रही है। मैंने कहा कि अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, फोर्स नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं, है ना? लेकिन आप रैली करवा रहे हैं उनकी, जो कि ठोक कर कहते हैं कि महिलाएं हिजाब में ही होनी चाहिए, जो कहते हैं कि पहले हिजाब फिर किताब। हिजाब का समर्थन करेंगे, उसी तरह घूंघट का विरोध करेंगे। अरे घूंघट भी गलत है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रोहित, मैं वापस आपके पास लौट, अपनी बात आप रखिएगा। रत्नाकर जी बता दीजिए। घूंघट भी गलत है और हिजाब भी गलत है। रत्नाकर जी बताइए। रत्नाकर जी, घूंघट अरे हिजाब भी गलत है और घूंघट भी गलत है, बोलिए।
बोलिए हिजाब गलत है। चहल साहब क्या हो गया, क्यों उत्तेजित हो रहे हैं इतना? आप हार रहे हैं क्या यूपी में? आप घूंघट के लिए तो प्रचार करेंगे, घूंघट हटवा लेकर मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। सर बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इसमें कौन सा डबल स्टैंडर्ड है सर? कर्नाटका हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब बात पूरी सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटका हाईकोर्ट की कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं, हाँ हिजाब को लेकर के। हाँ। अगर भाजपा को लगता है इंटरवेंशन डाल दे घूंघट को लेकर के। मैं कोर्ट का फैसला क्या है क्या नहीं है सर, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं ना। मैं तो आप ही के आदर्शों और आप ही की मॉरल्स की बात कर रहा हूं। आपको लेकर आएंगे। मैं तो आप ही के आदर्शों और आप ही की मॉरल्स की बात कर रहा हूं सर। गजब का दोगलापन है। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए या आप और चहल जी मिलकर आक्रामक हो लीजिए। हाँ बताइए बताइए, अपना जवाब आप दीजिए। देखिए सवाल फिर दोहरा देता हूं, कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका मतलब नहीं है सर। फिलहाल है आप, क्यों नहीं है सर? उसका मतलब इसलिए नहीं है सर क्योंकि मैं राजस्थान सरकार के इंटेंशन पर सवाल कर रहा हूं। कोर्ट में क्या हो रहा है इस पर सवाल नहीं कर रहा। एक तरफ आप घूंघट को चाहते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घूंघट प्रथा बंद कीजिए, दूसरी तरफ आप रैली करवाते हैं उनकी जो कि हिजाब को प्राथमिकता देते हैं। ये सिर्फ दो आदर्शों की बात है। कोर्ट क्या कर रहा है इसका मतलब नहीं है अभी। अगर देखिए मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हिजाब उनकी इस्लामिक संस्कृति का, उनके अपने पहनने का जरूरी है, उसका हिस्सा है। अगर आप सनातन संस्कृति में कहीं ये दिखा देंगे कि घूंघट होना चाहिए, मैं मान लूंगा। नहीं है ठीक, नहीं आप बात खत्म हुई तो लेट द कोर्ट डिसाइड। बिल्कुल लेट द कोर्ट डिसाइड। तो कोर्ट का फैसला आने तक आप भी पीएफआई को कहते हैं कि भाई आप समर्थन करते हैं हिजाब का, हम लोग अभी समर्थन नहीं कर रहे इस चीज का, कोर्ट का निर्देश आप आने दीजिए तब आप परमिशन देंगे आपको। स्टैंडर्ड अपना कर कोर्ट ने क्या घूंघट पे बोला? अरे विशाल विशाल भाई नहीं क्यों आप, ये तो वही कांग्रेस है ना जिसने 1906 में लखनऊ पैक्ट स्वीकार किया था, मुस्लिमों का पृथक निर्वाचक मंडल 1916 में लखनऊ पैक्ट में, जो अंत में जाकर भारत के विभाजन का कारण बना। सुन लीजिए 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में मिंटो ने दिया था, 7 में 1916 में लखनऊ पैक्ट में स्वीकार किया कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार न करती तुष्टीकरण के नाते उस समय नहीं विशाल जी आज के मुद्दे पर रहते हैं सर। आप 1906 में चले जाएंगे, उस वक्त चले जाएंगे जब आरएसएस को बैन करने की बात कही गई थी। तो इतिहास की चर्चा करना इतनी एकेडमिक डिबेट नहीं कर रहे हैं सर हम लोग कि कौन से इतिहास में कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है, वो चर्चा का मुद्दा नहीं है ना सर। जब मामला कोर्ट में लंबित है, हाँ नहीं वो मामला चर्चा का विषय नहीं है सर। जो आप चर्चा में लेकर आ रहे हैं विशाल जी, वो चर्चा का विषय नहीं है, वो चर्चा का विषय नहीं है सर। कोई मतलब नहीं उस बात को करने का। आप 1906 की बात करेंगे वो फिर पहुंच जाएंगे उस वक्त पर जब आरएसएस को देशविमान करने की बात की गई थी, सरदार पटेल ने आरएसएस को लेकर क्या कहा था, वो तमाम वो बातें आ जाएंगी। तो चर्चा का मुद्दा नहीं है ना सर। आज ही की चर्चा पर हम लोग रहते हैं, जो है मूवमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आज ही की चर्चा पर रहते हैं। रत्नाकर जी 30 सेकंड आपके पास है, जवाब दे पाए तो बढ़िया बात है सर, बाकी चलूंगा बाकी मेहमानों के पास जी। मैं कह रहा हूँ घूंघट प्रथा अगर सनातन संस्कृति का हिस्सा होगी तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और हिजाब पे उनका आने दीजिए। इन्होंने अभी आरोप लगाया 1906 का, इनका मात्र संगठन क्या कर रहा था? आरएसएस का विरोध। मैं 1906 की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो आज की मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ सर, 1906 में जाने का मेरा मतलब नहीं है आज। हमेशा चाहे मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, यही बात मैंने विशाल जी को बोली सर, और यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। चाहे पहला अधिकार संसाधनों पर मुस्लिमों का है, इस प्रकार के बयान देके समाज में दरार क्यों पैदा करने की बात सुनी? हाँ ध्वज वंदना का आरएसएस का दूसरा स्टैंजा बोलता है, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता तो इदम साद्रम तम नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभम आशीषम देहि तत्पुरुषे। हम हिंदू राष्ट्र के अंग के रूप में आपका काम कर रहे हैं। रोज गाता है आरएसएस, रोज इस राष्ट्र के टुकड़े करता है। इस भारत वो सब हिंदू है। सर देखिए रत्नाकर जी, हिंदू कौन है या हिंदुत्व कौन है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये परिभाषित करने का जिम्मा आप राहुल गांधी के पास ही रहने दीजिए ना सर। चर्चा में नाक लेकर आइए। हिंदुत्व को परिभाषित करने का जिम्मा राहुल गांधी अपने जनसभाओं में करते हैं, उनके पास रहने दीजिए। चर्चा में ना लेकर आइए सर, कोई मतलब नहीं है। वो कर रहे तो करते रहेंगे, लोग अपने आप समझ लेंगे। रोहित चहल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा शाहिद अली जी के पास। रोहित चहल कोई विचारधारा है तो हिंदुत्व की विचारधारा है। ठीक है विशाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित चहल देखिए जिस तरीके अनंत जी लगातार जिसे हुए रत्नाकर जी बोल रहे हैं कोर्ट कर रहे हैं। देखिए कोर्ट के अंदर 2018 के अंदर केरला कोर्ट ने भी सीधा मना कर दिया कि जो हिजाब है वो नहीं चलने वाला है।
हिजाब जो है वो नहीं चलने वाला है स्कूलों के अंदर। ये केरला हाई कोर्ट पहले कह चुका है, वही कर्नाटका हाई कोर्ट भी कह चुका है। लगातार जिस तरीके से जी देखिए, लगातार जिस तरीके से एक माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होती है, आज कांग्रेस पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो जिस तरीके से आतंकी संगठन है उनकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी संगठन जो एक देशभक्त संगठन है आरएसएस, उसके लगातार उसकी तुलना, जिस तरीके से राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी जब आरएसएस के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था, जब आरएसएस के ऊपर सवाल उठाया तो राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। आप जिस तरीके से हिंदुओं से अपनी नफरत क्यों करते हैं कांग्रेस पार्टी? क्यों हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी कहते हैं, हिंदू पाकिस्तान कहते हैं, ये कहते हैं बुरे हिंदू मंदिर बनवाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह जी कहते हैं जो भैया हिंदू मुसलमानों का पहला अधिकार है रिसोर्सेज के ऊपर देश के अंदर। कमलनाथ इनके मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है वो कहते हैं 90% मुसलमानों के हमें वोट चाहिए। तो लगातार ही मुस्लिम प्रेम इनका दिखाई देता रहता है। राहुल गांधी जो कहते हैं कि बुरे जो लड़कियां छेड़ते हैं वो मंदिर जाते हैं, जिस तरीके से घृणा जो है हिंदुओं के प्रति, हमें पता है कांग्रेस की पार्टी के अंदर जो वेटिकन का जो प्यार निकल के आता है और मुसलमानों के लिए जिस तरीके से आप करिए, आपको तुष्टिकरण करना है, लेकिन हिंदुओं को अपमानित करने का काम बंद कर दीजिए। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हिंदुओं को, देश को जिस तरीके से बांटने जैसे संगठन जो है, देश को तोड़ने वाले संगठन। ठीक है, मैं रोहित वापस आऊंगा। छोटा सवाल शाहिद जी से रहेगा कि उससे पहले छोटा सा करेक्शन कि मनमोहन सिंह ने साथ खड़े और पाकिस्तान देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों नहीं अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, और अल्पसंख्यकों की परिभाषा के ऊपर एक लंबी बहस लगातार चल रही है। तो वो फैक्ट अलग है सर, वो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल तमाम पर मुसलमान शब्द का नहीं। लेकिन शाहिद अली मुझे बताइए सर कि आरएसएस की तुलना आईसिस से क्यों की जाए? मुझे बताइए आरएसएस के ऐसे कितने आपने वाकये देखे कि लोगों की गर्दन काट करके उसका फुटबॉल खेली जा रही हो, या महिलाओं को बैठा करके उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हो? तो मुझे ये जो मासना हो रहा है ना, दोनों का जो कंपैरिजन हो रहा है सर, ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना पीएफआई और आरएसएस का, ये लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए जो लोग। चैन साहब, आप मॉड्यूल है उसके लिए चैन साहब सुनिए, देश के अंदर जिस तरीके से देश के अंदर आईएसआईएस जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इस्लामिक चलने वाला नहीं है। ये बता दें आपको, मैं जवाब दे देता हूँ, देश के अंदर एक चीजें चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में फायदा नहीं होने जा रहा, जब से आप उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धूल कटाने जा रही है, चाहे आप हिजाब करिए या पीएफआई आरएसएस करिए या कुछ भी करिए, ये जो आप रोज के मुद्दे उठा रहे हैं वो पिछले 7 साल से लगातार। अच्छा शाहिद अली मुझे बता दीजिए, वो चर्चा आप छोड़िए, शाहिद अली मुझे बता दीजिए कि जो यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट है वो पीएफआई का सपोर्ट करता है या उसके अगेंस्ट में? भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में घुसने, शाहिद अली यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट जिसके कि आप अध्यक्ष हैं, और पीएफआई का समर्थन करता है कि उसके विरोध में? करते थे। ये चहल साहब बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा ना सर। बताइए ना सर, आप पीएफआई का समर्थन करने के विरोध में हैं? सर मैंने ये कहा है कि जो लोग पीएफआई का और आरएसएस का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं देश को समर्थन करता हूँ। मैंने सिंपल सी बात कही है कि अगर देश पीएफआई को बैन कर देगा तो मैं पीएफआई के खिलाफ हूँ। एक एक करके विशाल रोहित चल एक करके बात करेंगे सर। आप दोनों बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। मैं आप सभी सदनों के पास एक करके आता जाऊंगा सर। छोटा सा डॉक्टर शाहिद अली से ले लूं, उसके बाद चलूंगा मैं। विशाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। विशाल जी थोड़ा सा संयम सर, विशाल मिश्रा जी थोड़ा सा संयम। शाहिद अली, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पीएफआई को लेकर एक बहस है, कुछ राज्यों में पीएफआई बैन है, कुछ राज्यों में बैन नहीं है। कांग्रेस कहती है कि भाई केंद्र सरकार ने बैन नहीं किया, राजस्थान में हमारी सरकार ने बैन नहीं किया, तो हमने रैली की इजाजत देकर क्या गलत किया? मुझे बताइए कि एक आम मुसलमान, एक आम नागरिक, एक आम हिंदुस्तानी पीएफआई के समर्थन में है कि उसके विरोध में है? सर मेरा बहुत सिंपल सा जवाब है इसका कि जब तक वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, देश के कानून के द्वारा, देश के संविधान के द्वारा। अच्छा, क्या लड़कियों के जीन्स पहनने पर ईश निंदा का आरोप लगना चाहिए क्या सर? के लिए उस संगठन के लिए चैनल में बात कहता है शाहिद अली साहब, क्या लड़कियों के जीन्स पहनने पर, शाहिद अली जी, क्या लड़कियों के जीन्स पहनने पर ईश निंदा का आरोप लगना चाहिए क्या? देश के खिलाफ है।
ये आपका सवाल शाहिद अली जी, के खिलाफ है, क्योंकि देश ने अभी तक बैन नहीं किया। शाहिद अली जी, क्या लड़कियों का जीन्स पहनना ईश निंदा के कैटेगरी में आता है क्या? अरे सर पीएफआई क्या प्रोफेसर का धर्म पर सवाल करना उसके हाथ काटने की इजाजत देता है क्या? ये भी ईडी के इस देश में कानून का राज है ना, कानून को काम करने देंगे ना। जब कानून किसी चीज की परमिशन दे रहा है, टेलीविजन चैनल उस पर कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकता है? टेलीविजन चैनल उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है, इसका मतलब ये कि टेलीविजन चैनल भी देश का दुश्मन है, राष्ट्रवाद का दुश्मन टेलीविजन चैनल हो गया ना। इसको सवाल कर रहा है। एक सेकंड रोहित सर, मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं आपके पास मौजूद शाहिद अली की जरा बात कर लूं। बताइए जरा क्या बोला आपने सर, दोबारा बताइए। आतंकवादियों के लिए आंसू बहाएंगी। शाहिद अली साहब दोबारा जरा बताइए क्या बोला आपने अभी। सर चैल साहब को चुप करें, मैं बिल्कुल नहीं बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ आपको, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, बताइए जरा। जब तक देश किसी चीज को बैन नहीं कर देता, हाँ। जब तक कानून किसी चीज को बैन नहीं कर देता, हाँ। जब तक संविधान किसी चीज को बैन नहीं कर देता, हाँ। अगर कोई कानून के जरिए उनको परमिशन दी जा रही है, आज चैनल उस पर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं सवाल उठाऊंगा सर, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। शाहिद अली मैं सवाल उठाऊंगा, और सवाल इसलिए उठाऊंगा क्योंकि ये वो संगठन है जिसके ऊपर आरोप है आईसिस में भर्ती करवाने का। मैं सवाल उठाऊंगा और इसलिए उठाऊंगा क्योंकि ये वो संगठन है जिस पर आरोप है धर्मांतरण करने का। ये वो केरल का हाथे पकड़ याद है सर आपको? देख लिया है, देश की जनता ने नकार दिया। शाहिद अली, केरल का हादिया प्रकरण याद है कि नहीं याद है? प्रोफेसर का हाथ काट रहे हैं। हादिया प्रकरण क्या था केरल का, याद है कि नहीं याद है शाहिद अली जी आपको? सर कानून में वही बात मैं कर रहा हूं ना, हादिया प्रकरण याद है कि नहीं याद है? उसमें जबरन धर्मांतरण करके एक विशेष वर्ग के युवक के साथ शादी करवाई गई थी, नहीं करवाई गई थी? बताइए जरा। आरोप किसके ऊपर था? पीएफआई के ऊपर था। मेरा मोरल मरा नहीं है सर कि मैं राजनीति के चक्कर में सही सवाल ना पूछूं, और मैं परमिशन शाहिद अली से नहीं लूंगा इस बात को लेकर कि सवाल में क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। और सबसे बड़ी क्या बात, सजा दिलवाइए ना, बैन करवाइए ना। ये केरल हाई कोर्ट की क्रिश्चियन मिशनरियां कह रही हैं। सर पॉलिटिकली कोई इंसान करेक्ट हो ना हो, कम से कम मॉरली करेक्ट रहिए। शाहिद अली पॉलिटिकली करेक्ट हो ना हो, लेकिन मॉरली करेक्ट रहिए। गलत को गलत कहने का मादा रखिए। अगर देश के कई राज्यों में वो बैन है, उसकी पेरेंट संस्था बैन है, सिमी के साथ जिसके जो तबाह, सिमी का पूरा गुट उठ करके पीएफआई में शामिल होने का आरोप है, अगर सिमी बैन है तो मॉरली करेक्ट रखिए अपने आपको कि आप आपत्ति उठाएं, सवाल उठाएं। सवाल उठाएंगे तो आदर्श नागरिक कहलाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को मुझे यहीं पर विराम देना होगा।